ख़ास बात तो यही है कि ये जो समस्या है इसकी कई परतें हैं। इसको बहुत हम सरलीकरण का खतरा उठाएँगे अगर हम एक सीधी-सीधी ओपिनियन उसमें में कोई रखना चाहें तो। इस सरकार ने ख़ास तौर पे जब ये 5 अगस्त 2019 में 370 को इन्होंने एब्रोगेट किया और ये एक पूरे देश में उम्मीद जगी थी उस वक़्त कि कुछ नया होने जा रहा है और जो सरकार की प्रेज़ेंस वहाँ लगती थी कई बार है ही नहीं। यानी आतंकवादी घटनाएँ होती रहती थी और जैसी लोग अपेक्षा करते थे वैसी सरकार रिएक्ट नहीं करती थी। तो ऐसा लगने लगा था कि भई शायद वहाँ कुछ सरकार जैसी चीज़ नहीं है। तो इन लोगों ने ये भरोसा दिलाया शुरू-शुरू में कि भई ये शायद उस प्रॉब्लम को जड़ से एड्रेस करेंगे। बाद ही ये तमाम चीज़ें एक्सपोज़ हो गईं और लगा कि इस सरकार की पकड़ भी उस समस्या के मूल तक नहीं पहुँची है। ये आज पूरे देश में ये चिंता का विषय भी है और लोग आलोचना हर तरफ से कर रहे हैं सरकार की भी कि आए दिन हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई एक सेलेक्टेड मर्डर किए जा रहे हैं, किलिंग किए जा रही हैं। एक राजस्थान का बच्चा था बैंक मैनेजर, उसको उन्होंने मार 2 मज़दूर थे बिहार के, उनको मार डाला सिर्फ़ और बाकायदा आइडेंटिफ़ाई करके उनका धर्म वगैरह पूछ-पाछ के, इस तरह से अखबार बता रहे हैं। हालाँकि जो 10-15 दिनों में जो किलिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने एनालाइज़ करके इस बार दिया है कि भई ज़्यादा उसमें भी मुस्लिम्स ही हैं। वो जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में थे या फिर प्रो गवर्नमेंट वगैरह माने जाते थे या सरपंच वगैरह थे। ये जो रिसेंटली टीचर को उन्होंने मारा वो तो कश्मीरी पंडित भी नहीं है। वो तो एक जम्मू की दलित महिला थी, पोस्टेड वहाँ थी। तो एक बात तो ये है कि ये जो सिलसिला है, ये कम से कम पिछले बहुत रिसेंटली बढ़ा है हत्याओं का, जैसे कि एक टाइम में बहुत पीक पर था। मैं इसको जोड़ के देखना चाहूँगा 2 चीज़ों से। एक, जो ओआईसी का रिसेंटली एक सम्मेलन हुआ था पाकिस्तान में और इमरान खान बेदखल हुए सत्ता से और बड़े एक्टिव वो एक पार्टिसिपेंट उसमें थे, सबसे मुखर वक्ता वही थे और उसमें जो विशिष्ट अतिथि थे वो चीन के विदेश मंत्री थे। कुछ शुरुआत ये नई सरकार के बाद में ये आई हैं कि भई कि शायद कम से कम व्यापारिक रिलेशंस दोनों देशों के बीच में कहीं रिवाइव होंगे, ऐसा संकेत आने लगे, है ना? तो ये दोनों तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान स्थित जो संस्थान है, उसके लिए एक खतरे की घंटी है या उसको लगता है कि उसके नीचे की ज़मीन कहीं खिसकेगी, कहीं बुनियादी बदलाव पूरे एस्टेब्लिशमेंट में आ सकते हैं। तो ये उसकी रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि थोड़ा-सा लोएस्ट एब पे आया तो था। उसके बाद में ये जो यानी ओआईसी के कॉन्फ्रेंस के बाद में और ख़ास तौर पे इमरान खान और चीन ने भी एंडोर्स किया कि हम ओआईसी के मेंबर्स की कंसर्न से सहमत हैं। चीन ने अपना पहली बार ये बड़ा स्पष्ट है कि हम ओआईसी कंट्रीज़ की कंसर्न से सहमत हैं रिगार्डिंग कश्मीर। इसका इन्होंने भारत सरकार ने उसकी आलोचना भी की है और वो किया है। पर मैं इन दोनों तीनों चीज़ों को जोड़ के देखना चाहूँगा और हो सकता है आई नॉट श्योर कि एक्सपर्ट ये भी हो कि यासीन मलिक एक बड़ा नाम था कश्मीर में और अभी रिसेंटली यासीन मलिक को उन्होंने कन्विक्ट किया है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। मैं राहुल जी इसमें एक ये ज़रूर जोड़ना चाहूँगा कि ये तमाशा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ जानबूझ के कि जो संसाधन कश्मीर पे खर्च किए जाते रहे हैं 1947 से लेके आज तक, वो अगर आप कभी किसी कार्यक्रम में रखिएगा, तो लोगों को वो चौंका देंगे। यानी पूरे देश के ख़ास तौर पे जो काऊ बेल्ट कहलाती है ना, वहाँ के बच्चे तो वो टाट पट्टी लेके और तख्ती लेके पढ़ते थे और वहाँ चवन्नी का चावल और 40 पैसे की चीनी और मुफ़्त की बिजली। अभी कल-परसों प्रदर्शन किए गए वहाँ कश्मीर में कि वो नॉमिनल चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी के लेने शुरू किए इस सरकार ने। तो एक प्रदर्शन वहाँ आरंभ हो गया, यानी बिजली टोटली फ्री, चावल, चीनी फ्री और ये सब किसकी कीमत पे हो रहा था? ये जो काऊ बेल्ट कहलाता है मुख्य भूमि, यहाँ के लोगों को संसाधन विहीन करके इन्हें लगातार दारिद्र्य में रख के एक इलॉजिकल पॉलिसी को फॉलो करते हुए और आप उन्हें दलाली से कर रहे हैं। 2-3 परिवार थे, चाहे वो अब्दुल्ला परिवार हो या मुफ्ती परिवार हो या
खुद ये यासीन मलिक जैसे जो हुर्रियत वगैरह के लोग थे, यासीन मलिक को बताया जाता है कि वहीं श्रीनगर ही में कम से कम 2 मॉल हैं, लाल चौक के आसपास की काफ़ी ज़मीनें उसकी निजी हैं। तो एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से आने वाला आदमी हज़ारों करोड़ से खेल रहा है और प्रधानमंत्रियों से, चाहे वो और प्रधानमंत्री नहीं बल्कि आरएसएस के भी जो प्रमुख हैं, वो भी बड़े सम्मान के साथ में उसको आमंत्रित करते रहे। तो एक तरफ आप उसको आतंकवादी, हत्यारा और ये सब भी कह रहे थे, दूसरी तरफ इतना ज़्यादा सम्मान दे रहे थे। तो ये कहीं न कहीं लोगों के बीच में एक सवाल खड़ा करता है, वो पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आखिर ये है कौन? अगर ये हमारी देश की सोवरेनिटी को चैलेंज करने वाला गुनहगार है, तो फिर इसे इतना सम्मान देने की राजकीय स्तर पर ज़रूरत क्या थी? उसकी सिक्योरिटी पर, उस पर और बाकायदा बड़े से बड़े यानी प्रधानमंत्री से लेके वो प्रतिपक्ष से या पक्ष के किसी भी बड़े से बड़े नेता के पास बहुत रुतबे के साथ जाता आता रहा है। यहाँ तक कि आरएसएस चीफ के साथ में भी उसका बड़ा वैसा संबंध रहा है। तो ये समीकरण भारत के लोगों को समझ में नहीं आती हैं। वो ये तो समझ गए हैं कि कहीं न कहीं खेल स्वस्थ नहीं है, पारदर्शी गेम नहीं हो रहा है। जो कुछ हमारे सामने बताया जा रहा है और जो वास्तविक समीकरण है, उसमें कुछ न कुछ भिन्नताएँ हैं। लेकिन ये चिंता का विषय इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें एक वो पक्ष विक्टिमाइज़ हो रहा है फर्दर, जो कि वहाँ का जिसकी ज़मीन वही थी, जो सन ऑफ सॉइल्स थे, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू जिनको हम कह के कर रहे हैं। तो एक एक्सोडस तो उनका ये हो गया, इस बार कहा जा रहा है ये फाइनल एक्सोडस हो रहा है। यानी जो बचे-कुचे लोग हैं उस ज़मीन के, जिनकी वो ज़मीन थी, जिनके बारे में कोई संशय ही नहीं है कि कश्मीर की धरती उन्हीं की है। तो वो अब वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। ये उन्हें लालच दे रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में कहीं आपको पोस्ट कर देंगे, ये कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि कितना डेस्परेट हैं वो कश्मीर छोड़ने के लिए, और कि पुलिस को लगाना पड़ रहा है, फोर्स को लगाना पड़ रहा है उनको बाध्य करने को कि वो कश्मीर घाटी को ना छोड़ें। तो ये एक बहुत गंभीर चिंता की बात है कि जो सन्स ऑफ द सॉइल हैं, जो धरती के बेटे हैं, वहीं के लोग हैं, उनको एक बार फिर से बेघर किया जा रहा है। और सरकार से जो उम्मीद लोग करते थे इस वक्त कि वो रिएक्ट करेगी, उनको प्रोटेक्शन देगी, वो वैसा होता नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।